पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक, इन तीनों को समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव साध पाएंगे या नहीं, इसका जवाब सटीक रूप से दे पाना अभी फिलहाल मुश्किल है। हम एक आकलन लगा सकते हैं कि रणनीति समाजवादी पार्टी की क्या इस दिशा में है, क्या उनके कार्यक्रम इस दिशा में बन पा रहे हैं, क्या सांगठनिक ढांचा उनका इसी दिशा में है, इस एजेंडे को वो कितना जमीन तक उतार पा रहे हैं। अगर इन कुछ पैमानों और कसौटियों पर हम मौजूदा समाजवादी पार्टी की गतिविधियों को देखें, तब एक कयास लगा सकते हैं, एक आकलन कर सकते हैं कि क्या वाकई अखिलेश यादव इस पीडीए को साध पाएंगे या नहीं। अब मेरा मानना यह है कि अभी संगठन जो कि अब तक समाजवादी पार्टी का संगठन बन जाना चाहिए था, लंबे समय से उनका संगठन अभी बना नहीं है। बन रहा है, धीरे धीरे बन रहा है। उनके बीच बीच में कुछ एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के गठित होने की सूचना आती रहती है। मैं उन्हें गौर से देखता हूं कि वो जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो संगठन जो असल में किसी भी पार्टी के सिद्धांत को, विचारधारा को और जमीनी संघर्ष को मजबूत करते हैं, वो संगठन होते हैं। भारतीय जनता पार्टी को आप कई मामलों में एक बेनिफिट देते हुए देख सकते हैं कि उनके पास पैसा है जिससे वो विधायक सांसद खरीद लेते हैं, सरकारें गिरा लेते हैं, अपनी सरकार बना लेते हैं। उनके पास मीडिया है जो लगातार उनके पक्ष में एक विमर्श खड़ा करता है। उनके पास डराने और ललचाने के लिए पर्याप्त साधन है। ये सब कुछ विपक्ष के पास नहीं है, लेकिन बावजूद इसके संगठन एक बहुत मजबूत ताकत है भारतीय जनता पार्टी के पास। इसलिए अगर समाजवादी पार्टी पीडीए को साधना चाहती है तो उसे संगठन पर अपनी इतनी मजबूत पकड़ बनानी होगी जिसकी भरपाई वो धन और धन बल और उनके अनैतिक तमाम तरह की चीजों से कर सके। उस अगर अर्थ में देखूं तो अभी तक जितना मैंने पैनल देखा है, जो उनका संगठन ढांचा है, वो लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर 2022 के आसपास उन्होंने बाबा साहेब वाहिनी बनाई, और जो समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश की राजनीति खास तौर पर पिछले 3 दशकों में 1995 के बाद, गेस्ट हाउस कांड के बाद लगातार समाजवादी पार्टी वर्सेस बसपा रही है, और लगातार दलित और पिछड़े समुदाय के बीच एक संघर्ष, राजनीतिक संघर्ष और मुसलमान वोटों का शिफ्टिंग। आज आप देखेंगे कि 2019 में गठबंधन हुआ, वो कुछ हद तक भरा। 2022 में गठबंधन टूट चुका था, लेकिन अखिलेश यादव की कोशिश थी कि वो छोटे छोटे दलों को जोड़ करके पिछड़े, अति पिछड़े और दलित समुदायों को अपने साथ गोलबंद कर सके। अब जाकर के 2024 के पहले उसमें बदल क्या गया है? कुछ वे जातियां जिनके राजनीतिक लोग, मिसाल के तौर पर सुभाषपा, राजभर जाति उनके साथ जुड़ी थी, जिसका निश्चित रूप से एक फायदा मिला इन्हें। तमाम और पार्टियां इनसे छिटक गई। इसलिए ये चुनौती आपके सामने है। अखिलेश यादव इसकी कोशिश करते हुए ये नजर आ रहे हैं कि उन जातियों के लोगों को अपने संगठन में जगह दे रहे हैं। इसलिए हम गौर करें, बंगलौर की मीटिंग में उन्होंने अपने साथ जिनको रखा, उनमें से आप गौर देखेंगे कि लालजी वर्मा और ओम प्रकाश, ये रामचल राजभर और कृष्णा पटेल, जो दूसरी पार्टी है, ये एक साधने के, अति पिछड़े समुदाय को अगर आप साध नहीं पाएंगे तो पिछड़े समुदाय में सबको नहीं साध पाएंगे। तो एक कोशिश वहां करते हुए नजर आ रहे हैं। दलित समुदाय के लिए उन्होंने बाबा साहब वाहिनी से लेकर के तमाम लोगों को संगठन में जगह देने की कोशिश की है। लेकिन अब मेरी बात ये भी है, अल्पसंख्यक को लेकर के इन्होंने आजम खान को फिर से वापस रखा है, अपने एक अच्छा रिश्ता बनाने की कोशिश की है, तमाम जगहों पर वो मुसलमानों की बात करते, लेकिन अभी मुझे ये सारी कोशिशें पर्याप्त नजर नहीं आ रही। अभी आपको खासकर दलित समुदाय और अल्पसंख्यक और विशेषकर मुसलमान, अतिगमत केस के बाद और तमाम तरह की घटनाओं के बाद मुसलमान बहुत सजग है कि वो अपनी राजनीतिक शक्ति का इस्तेमाल कहां करें। ठीक बात है कि अगर कांग्रेस और सपा का गठबंधन होकर के कोई अलायंस बनता है तब तो ठीक है, मुस्लिम आपके साथ रहेंगे, लेकिन दलित समाज में अभी भी आपको खुल करके अब एकदम एक लाइन लेनी होगी कि जहां जहां गलतियां हुई उनको हम दोहराएंगे नहीं। मिसाल के तौर पर प्रमोशन रिजर्वेशन, मिसाल के तौर पर तमाम महापुरुषों के नाम पर जो जिले रखे गए थे उनको हम अगली बार फिर से करेंगे। आप आइए ना, अगर आप राजनीति कर रहे हैं तो क्लियर राजनीति करिए। मुझे लगता है तब दलित समुदाय जुड़ेगा, पर्याप्त तौर पर जुड़ेगा। जो दलित समुदाय 22 में इनके पास आया, लेकिन अभी वो और ज्यादा आने की स्थिति में दिख रहा है,
लेकिन वो केवल नाम मात्र से कि हमने कुछ राजभर, कुछ वर्मा, कुछ निषाद, कुछ कश्यप और कुछ दलितों को अपने संगठन में जगह दे दी, मात्र इतने से नहीं होगा। कार्यक्रम उनके अनुकूल बनाने होंगे, एजेंडा उनका और मजबूती से साधना होगा, और संगठन उनको अगर जमीन पर ले जाएगा तो जो भरोसा दर का है वो पीडीए का भरोसा जीतने में आप कामयाब हो पाएंगे। तो इम्तिहान अभी बाकी है विनीता जी। नहीं, विपक्ष में रह करके मुझे लगता है कि बहुत कुछ किया जा सकता था और मजबूती से। ये बात तो हमें माननी पड़ेगी। ये बात ठीक लिख रहे हैं लोग कि 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले को वो भुना नहीं पाए, इससे पैदा हुए आक्रोश को। अब भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति को केवल बयानों, प्रेस कॉन्फ्रेंस, ट्वीट तक सीमित नहीं रखा है। उनका कार्यकर्ता, और आज से नहीं, आज तो ये सत्ता में है, हमारे साथ दो बहुत वरिष्ठ लोग हैं, ये शायद इस बात की तस्दीक करेंगे कि जब आरएसएस इतना मजबूत नहीं था, भारतीय जनता पार्टी के शायद बहुत गिने चुने जीते हुए प्रतिनिधि हुआ करते रहे थे, तब भी जो झूठ आरएसएस किस्सों के जरिए, जबान के जरिए लोगों तक पहुंचा देता था कि गांधी कौन है, तो एक आरएसएस का किस्सा गांव तक पहुंचा हुआ है। अंबेडकर कौन है, उसका एक किस्सा पहुंचा हुआ है। हिंदू मुसलमान के बीच रिश्ता कैसा है और मुसलमान कैसे इस देश का दुश्मन है, इसका एक किस्सा पहुंचा हुआ है। और अगर ये ना होता तो मुझे लगता है कि 90 के दौर का वो मंडल के विरोध में कमंडल का आंदोलन इतना तेजी से कामयाब तो नहीं होता। इसका मतलब ये है कि आरएसएस कुछ काम तो ऐसा किया उसने जो आज इतनी बड़ी ताकत में है। ये बात ठीक है कि उसका काम आसान था, तो तोड़ने और लड़ाने का था, लेकिन अगर मंडल के लोगों को, समाजवादी धारा के लोगों को, समाजवादी धारा जब मैं कह रहा हूं तो केवल मैं संबोधित समाजवादी पार्टी को नहीं कर रहा हूं, मैं कांग्रेस तक को कर रहा हूं जो ये मध्यम मार्गी होने का दावा भी करते हैं, और तमाम वो लोग जो संविधान को मानने की बात करते हैं। अगर आपके सामने ये चुनौती थी तो आपने इसकी काट क्या विकसित की। 2-3 दशक तो हो गए ना आपकी राजनीति के, कई बार सत्ता मिली, और जो जो विकसित नहीं किया इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा। उनके पास अपना सेवा दल हुआ करता था, आज वो नहीं है, कांग्रेस का संगठन नीचे से कमजोर हो गया। अब बहुत सारी कोशिशें वो दूसरे ढंग से कर रहे हैं और कामयाब हो रहे हैं। जो क्षेत्रीय दल हैं, क्षेत्रीय दलों की भूमिका लोकतंत्र को मजबूत करने में बुनियादी ईंट की तरह है। वो ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जो जो उस क्षेत्र के बहुत सरोकारी मुद्दे होते हैं। इसीलिए सपा का विकास हुआ, आरएलडी, आरजेडी, तमाम पार्टियां विकसित हुई और सत्ता में आई भी। लेकिन जब आप विपक्ष में आए तब आपको क्या करना था? जब आप सत्ता में थे तब आप संगठन मजबूत कर सकते थे, या पैरेलल कोई सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर सकते थे जो आपके सत्ता में न रहने पर आपका काम करता है। आरएसएस, मैं तो विश्वविद्यालय का हूं, विषयांतर करके भी एक बात जोड़ रहा हूं, आरएसएस को पता है कि विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों में अपने लोगों को कैसे नियुक्त करना है। कल को बीजेपी की सरकार नहीं भी रहेगी तो विश्वविद्यालय में उनके लोग 30 साल तक उनका काम करेंगे, और वो हो रहा है, वो काफी प्लान हो चुका है, सब पोस्टिंग हो चुकी है। सारे कैंपसेस में, सारे इंस्टीट्यूशन में उनके लोग काबिज होते हैं। उनके पास पत्रकारों का एक दल होता है जो पीछे से उनका काम करता है। जब वो उनको सरकार मिल जाती है तो पत्रकार के लिए, पॉलिसी मेकिंग के लिए उनको ऑथराइज्ड पोस्ट अलॉट हो जाती है। उनके पास शिक्षा पर काम करने वाले लोग होते हैं जो विपक्ष में रहते हुए शिक्षा पर काम करते हैं, और जब वो सरकार में आते हैं तो उन्हीं लोगों को नई शिक्षा नीति बनाने की कमेटी में डाल दिया जाता है। इसे कहते हैं राजनीति। आपके पास तो लोग ही नहीं होते हैं, आप कैसे इन मुद्दों को भुनाएंगे? और दूरदर्शिता, हाँ, सभी क्षेत्रीय दलों की सीमा है। मैं इसलिए थोड़ा सा गंभीर एक पक्ष ले रहा हूं। बाकी मैं सहमत हूं अपने दोनों वरिष्ठ पैनलिस्ट से, और मैंने भी शुरुआत में यही बात कही, अभी तो इसका इम्तिहान बाकी है। आप अगर कुछ, अच्छा एक बात बताइए, जाति जनगणना एक ऐसा मुद्दा था जिस पर जमीन तैयार है भाई। आप इसको जमीन पर ले जाने के लिए एक मिशन मूवमेंट, समाजवादी पार्टी ने एक काम किया, उनके पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के शायद प्रदेश अध्यक्ष हैं राजपाल कश्यप जी, उनके नेतृत्व में उन्होंने कुछ जिलों में इसका काम करना शुरू किया था। जैसे समाजवादी पार्टी में उनकी एक छात्र नेता है, वो समाजवादी पद यात्रा निकाल रहे थे, देश बचाओ देश बनाओ पद यात्रा, अब शायद फिर से शुरू होने वाली है। वो नेता काम कर रहे हैं, उनके दूसरे नेता काम कर रहे हैं।
मेरा मन है कि अखिलेश यादव को खुद झंडा बैनर पकड़ करके उतर जाना चाहिए। बाकी काम चलता है भाई, राजनीति में कई स्तर पर आपको काम करना पड़ता है। अगर अखिलेश यादव इस बात को लेकर के रोज, केवल बयान में नहीं, क्योंकि आपके अगर दिल में है तो इसका मतलब आपने पीडीए की बात कर दी ना, तो इसका मतलब अब आप शायद परशुराम की कटार तक तो नहीं जाएंगे। अब हाँ, आपने बिल्कुल आपने अपनी वो ऑप्शन आपने हटा दिया। बिल्कुल, ये आपने बहुत सही बात कही है। अब आपने एक लाइन खींच ली कि मुझे पिछड़ों की बात करनी है, दलितों की बात करनी है, अल्पसंख्यकों की बात करनी है, और इसको लेकर के मुझे संविधान को बचाने की बात करनी है। जब आपने लाइन खींच दी तो इस लाइन पर दौड़ पड़िए ना, फिर कोई कसर मत बाकी रखिए। वरना हो सकता है संगठन के भीतर, पार्टी के भीतर कुछ लोग इस बात का इंतजार करेंगे कि इस लाइन खींचने के बाद भी जब आप हार जाएंगे तो फिर कहेंगे कि देखिए आपसे ये नहीं हो रहा है ना, आप आइए सर्वजन की बात करिए, जो बसपा में आजकल हो रहा है। बसपा बहुजन से चली थी, सर्वजन पे पहुंच गई और अचानक बसपा एक विधायक पर आ गई। मैं इस बात को कह रहा हूं कि आपको सड़क पर उतर, और राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में वो हासिल किया है। और मुझे लगता है अखिलेश यादव की फैन फॉलोइंग, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी से कर्मठ, संघर्षशील और लाठी खाने वाला, मुकदमा झेलने वाला दूसरा कार्यकर्ताओं की टीम है ही नहीं। वो बिल्कुल ऑलरेडी सही बात है। मुकदमा झेल रहे हैं। तो आप बहुत थोड़ा झेल रहे सा, हैं। और लाइन आपने क्लियर कर ली है। और देखिए जो नेता चले गए ना, मीडिया तो उनको दिखाएगा ही, वो कहते थे मठ भेजेंगे और वो सब करेंगे। मैं तो एक और बात जो शायद शीतल सर ने कहा था, मैं जोड़ दूं, विषयांतर ना हो। सामाजिक न्याय की राजनीति का एक मुश्किल पड़ाव ये है जिसका हम लोग विश्लेषण करना चाहते हैं। आप अपनी जाति, कांशीराम साहब ने काम किया था, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि मैं जातियों को खत्म करूंगा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। मानवर कांशीराम ने कहा कि जातियां इतनी जल्दी खत्म नहीं हो रही हैं, तो मैं जातियों को मजबूत करूंगा ताकि उनको गुरु किल्ली मिले, पॉलिटिकल पावर मिले, और वो पॉलिटिकल पावर से सोशल और कल्चरल चेंज लाऊं। मैं एक तीसरा फेज सोशल जस्टिस में देख रहा हूं। जातियां मजबूत हुई, जातियों के अपने लीडर पैदा हुए, और वो लीडर केवल अपनी जातियों के वोट का सौदा करने लगे, और विचारधारा अचानक पीछे हो जाती है। मुझे ये सामाजिक न्याय का एक एक विरोधाभासी दौर दिख रहा है, और आप रोक नहीं सकते। आप जातियों के लीडर पैदा होंगे, और अगर उन जातियों को आप संगठन में प्रतिनिधित्व नहीं देंगे, मंच पर नहीं बिठाएंगे, तो उनका वोट नहीं मिलेगा। और दूसरी तरफ आप जाके देखिए, निषाद पार्टी है, फूलन देवी को समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव जेल से निकालकर टिकट देकर लोकसभा पहुंचाते हैं, और एक जमाने में पूरा निषाद वोट बैंक समाजवादी पार्टी का था। आज समाजवादी पार्टी को विचार करना होगा कि आपका वोट बैंक बीजेपी में चला गया। बिल्कुल। ये एक मैं सैंपल दे रहा हूं। और सामाजिक न्याय की राजनीति में अब प्रतिनिधित्व और हिस्सेदारी का सवाल है, और अगर सबको हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तो पीडीए नहीं बनेगा। और अगर हिस्सेदारी कैसे मिलेगी, सवाल उनके अपने अपने कुछ सवाल होते हैं हर जाति के। हर जाति का अपना एक एजेंडा होता है, हर जाति का अपना एक नेता होता है। एजेंडा और नेता को शामिल करिए, और बड़े मसले जो हैं, जैसे जाति जनगणना, जैसे आरक्षण का सवाल, और योगी आदित्यनाथ की सरकार तो इतने मुद्दे आपको दे रही है ना, आप अगर सड़क पर उतर जाए तो पीडीए आपका बना बनाया है। और अगर पीडीए काम कर गया तो 80 सीट में बीजेपी 8 पर सिमट जाए तो भी आश्चर्य नहीं। और अगर पीडीए काम नहीं करता है तो फिर तो काम ही वही होगी। शुक्रिया। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।